Namaskar, Jai Hind and welcome to Indore Defense Academy. My name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. In this video, we will be discussing the complete PYQ of our favorite topic, gravitation force. यहाँ पर आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं. शुरू करते हैं, है ना. यहाँ पर आपका PYQs होंगे कौन कौन से, NDA के प्लस CDS के प्लस आपका CAPF के. शुरू करते हैं, है ना. पहले हम बेसिक शुरू करेंगे, उसके बाद हम PYQ की तरफ बढ़ते चलेंगे, है ना. स्टार्ट करते हैं भाई साहब. ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो देखो होता क्या है, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट अपने आप में आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना. ये कहानी हमको बताई न्यूटन भैया ने, लेकिन एग्जैक्ट उन्होंने ये बता नहीं पाए कि ये क्यों होता है. फिर आइंस्टीन है, उन्होंने बोला कि ये स्पेस बेंडिंग की थ्योरी होती है. जैसे आपको पता है कि हमारा जो सूरज है ना, जो सन है, सन के आसपास हमारी प्यारी अर्थ जो होती है वो क्या करती है, चक्कर लगाते रहती है. तो उसको ऐसा क्या पड़ा है कि सन के ही चक्कर लगाए, है ना. उसके पास तो आसमान में, अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े तारे हैं, तो वो तो चली जाए कल की नहीं, सन तू आज से निकल, अब इट्स नॉट यू इट्स मी करके, है ना, चल दे वो तो चुपचाप. लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सन के पास कुछ ऐसी चीज है जो कि अर्थ को चाहिए, हाँ या ना. और वो क्या है? तो सर वो है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, ये आपकी अर्थ जो होती है, अर्थ नहीं, सारे हमारे जो प्लेनेट्स है वो सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे एक ही सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, है ना. अब कहानी समझना क्या होता है इसमें. समझो कि एक स्पेस कुछ नहीं है, एक तरह की एक बड़ी सी चादर है. इस चादर को मैं चार कोनों से पकड़कर ऐसे रखता हूँ और उसके अंदर मैंने ऐसे मास रख दिया, तो आपको पता चलेगा कि सर अच्छा बहुत ज्यादा मैंने वजन रखा है, तो उस वजन के कारण ये जो चादर है ये थोड़ी सी झुक गई, बेंट हो गई, हाँ या ना. और इस झुकी हुई चादर में अगर मैं कोई भी इधर से ऑब्जेक्ट को ऐसे लुढ़काऊंगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सीधा ना जाते हुए वो क्या करने लगेगा, ऐसे चक्कर खा के इससे गिरने लगेगा. जितना जोर से मैं मारूंगा उसको, उतना ही जोर से क्या होगा, वो टक्कर मारेगा और उतना ही घूम के, हाँ या ना. यही कहानी क्या होती है, आपका स्पेस बेंडिंग की थ्योरी होती है, जिसमें सन ने क्या करा, स्पेस को इतना बेंड कर रखा है कि हमारे आसपास की जो 8 प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं. सर सन भी किसी का चक्कर लगा रहा है क्या? तो सर बिल्कुल, हमारा जो सन है वो भी हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगा ही रहा है. तो इस तरह से आपस में सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. भाई साहब ने बोला कि ये जो फोर्स होता है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है ना, m1 और m2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना. तो अब आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया आप लोगों के पास, है ना. तो भाई साहब ने बोला कि दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्या होगा, ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अच्छा, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना. और हमको पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट को यूज करते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है आपका कैपिटल G, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यही जो फॉर्मूला है यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है. क्लियर हुआ क्या? अब इसमें ये जो G है ना, ये G बहुत काम का है. क्यों काम का है? क्योंकि इस G की वैल्यू, यहां पर मैं लिख देता हूं वैल्यू, इसका आपका यूनिट एंड इसकी डायमेंशन जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है. सबसे पहले इसकी वैल्यू की बात करते हैं. वैल्यू होगी इसकी 6.67 इंटू 10⁻11. यूनिट क्या हो जाएगी, मुझे एक बात बताओ, F इक्वल्स टू क्या है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है. हमको क्या चाहिए, G चाहिए. बिल्कुल सर G चाहिए. क्या करेंगे, R को इधर पहुंचाओ, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 को यहां पहुंचा दो. क्या बन गया भाई साहब, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, R मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर. तो यहां से आपके पास क्या मिल गया, यहां से हमको मिल गया इसके यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, हाँ या ना. अब इसके डायमेंशन निकालेंगे. सर कैसे निकालेंगे डायमेंशन, समझो. डायमेंशंस का बहुत इजी काम है. सबसे पहले फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1
t माइनस टू इंटू L2, हाँ या ना, अपॉन M2, हाँ या ना। क्या हो जाएगा सर, ये M1 ऊपर है, ये तो आपका हो गया M माइनस वन L3 t माइनस टू, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर हुआ। ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दो अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की, तो ये ग्रेविटी हमारे अपने प्लेनेट अर्थ के बारे में होती है, हाँ या ना। तो मतलब सर अगर सन अर्थ को खींच रहा है तो वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और अर्थ किसी इंसान को खींच रही है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, हाँ या ना। जैसे पेन में ऊपर फेंक रहा हूँ वापस हाथ में आ गया, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी है, हाँ या ना। यहां तक कहानी समझ में आई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट और बनता है आपके पास कि जो आपका फोर्स लगता है एम है, हाँ या ना, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन हमको कौन प्रोवाइड करता है, ये एक्सेलरेशन हमको ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस जी की वैल्यू भी बच्चे को याद है, जो कि कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना। राउंड फिगर में इसको हम लोग सोल्व करने के लिए कभी कभी कितना लिख लेते हैं भाई साहब, 10 ले लेते हैं। क्लियर हुआ क्या। अच्छा, यहां से क्या कॉन्सेप्ट बनता है सर, यहां से कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे जी और बड़े जी में जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताएंगे। मैं मानता हूं कि ये जो आपका फोर्स है F इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो ये पेन है, तो पेन का मास कितना 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम का पेन हो गया मान लो, अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी यहां पर मैं कैपिटल आर लिखता हूं, ये आपका अर्थ की रेडियस हो जाएगी, हाँ या ना। आगे बढ़ो, F इक्वल्स टू दूसरा कोई भी मास है, उस मास के ऊपर आपका अर्थ कितना फोर्स लगाएगा mg, हाँ या ना। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन फोर्स के बराबर है, तो सर हम फोर्स को बराबर कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका mg इक्वल्स टू जी me अपॉन m अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना। m से ये m कैंसिल, तो यहां से आपके पास एक प्यारा सा रिलेशनशिप मिलकर आ जाएगा, क्या है ना, वो क्या हो जाएगा सर, छोटा जी इक्वल्स टू बड़ा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आपका रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ मैं यहां पर लिख देता हूं आर ई, कितना होती है, तो आपको पता है कि 6400 किलोमीटर, ये हमारी अर्थ की क्या है, रेडियस होती है। क्लियर हुआ क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों जी में जो रिलेशन है वो क्या है, दोनों जी का रिलेशन हो गया आपका छोटा जी इक्वल्स टू बड़ा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। यहां से एक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, क्या मैंने छोटा एम लिखा है या बड़ा एम लिखा है, सर बड़ा एम लिखा है। बड़ा एम क्या है सर, आपका क्या है, बड़ा एम आपका मास ऑफ द प्लेनेट है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है या किसी भी प्लेनेट की जो ग्रेविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। तो हमेशा ध्यान रखना वो प्लेनेट के मास पे डिपेंड करेगी और प्लेनेट के रेडियस पर डिपेंड करेगी, इसके अलावा वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। यहां से क्वेश्चन में पूछता हूं कि बताओ एक बिल्डिंग के ऊपर आप गए, आपने एक हाथ में तरबूज लिया, एक हाथ में छोटा सा अंडा लिया, और एक हाथ में दो ही हाथ है ना, तीसरे आदमी के आपने दूसरा आदमी बुलाया, उसके हाथ में एक सुई रख दी, और तीनों को एग्जैक्ट सेम मोमेंट पर आपने छोड़ दिया, हाँ या ना। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ए बी और सी, सबसे पहले कौन पहुंचना चाहिए, तो बिल्कुल सर ए सबसे पहले पहुंचेगा क्योंकि सबसे ज्यादा वजनदार है, उसके बाद बी पहुंचेगा और उसके बाद आपका सी पहुंचेगा, हाँ या ना। ये बिल्कुल कहानी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है, और माता जो होती है, धरती हमारी माता है ना, और माता जो होती है वो अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती। ऐसा बोलते हैं सब, लेकिन छोटे वाले को आपको भी पता है कि क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी माता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबने उनको हमने दुख ही पहुंचाया है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जो ग्रेविटी होती है ना, ये ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे बराबर लगती है, चाहे आप यहाँ से इंसान को फेंक दो खुद, है ना। चलो तरबूज फेंक रहे हो, तरबूज नॉन लिविंग है, चलो मैं तो धरती माता का बेटा हूं ना, मुझसे तो क्या है, धरती माता का लगाव जुड़ा हुआ, मैं तो बचपन से मिट्टी में खेल कूद के बड़ा हुआ, मैं कूद जाता हूं, धरती माता मुझे तो थोड़ा जल्दी बुला लेगी। ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो हर जगह क्या होती है, बिल्कुल सेम रहती है। तो कभी भी आप समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अगर आप उसको सेम मोमेंट पे छोड़ रहे हैं तो वो सेम मोमेंट पे गिरेगा, हाँ या ना। अच्छा सर, यहां से आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा, और नहीं उठा है तो और अच्छी बात नहीं है, ये उठना चाहिए था।
कि सर एक बिल्डिंग के ऊपर से मैं एक पत्थर फेंकूं और एक कागज का टुकड़ा फेंकूं, तो सर पत्थर तो तुरंत नीचे आ जाएगा, लेकिन कागज का टुकड़ा आपका ये इस तरह से बढ़िया से आराम से लैंड करेगा, हाँ या ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कागज के पेपर के टुकड़े के ऊपर हवा का रेजिस्टेंस है, हवा इसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं वैक्यूम में करने जाऊंगा तो वैक्यूम में मुझे समझ में आएगा कि सर पत्थर और आपका कागज दोनों एज इट इज सेम टाइम पर क्या हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह की जो कहानी देखने को मिलती है, ये सारी कहानी किसकी होती है? आपके छोटे जी ग्रेविटी की। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से ग्रेविटेशन से कुछ चैप्टर और कुछ टॉपिक और आते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। जैसे न्यूटन ने आपका गति के 3 नियम दिए, मोशन के 3 नियम दिए, तो केपलर को मजे नहीं आया, अरे यार ये न्यूटन साला मेरे साथ पढ़ा, उसके बाद भी नाम इसी का है, तो मेरा भी कुछ नाम होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा फिर कि प्लेनेट्स के चुपचाप इन्होंने क्या करा कि अच्छा धरती के ऊपर जो भी मोशन हो रहा है न्यूटन ने दे दिया, प्लेनेट का जो भी मोशन होगा वो मैं दे देता हूं। तो इन्होंने केपलर भाई ने 3 नियम दिए, है ना, 3 लॉज दिए प्लेनेट्स के रिलेटेड, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, सेकंड लॉ ऑफ केपलर और थर्ड लॉ ऑफ केपलर। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? सर फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो आपका कोई भी प्लेनेट होता है, जैसे ये अर्थ है, ये क्या करती है? इलिप्टिकल मतलब एक दीर्घ वृत्त में क्या करती है? चक्कर लगाती है। कभी भी ये पूरा सर्कल नहीं बनाती। आपने कभी भी सोलर सिस्टम का डायग्राम ऐसे नहीं देखा होगा कि ये बीच में सन है और बढ़िया से अर्थ ऐसे पूरा सर्कल बना के घूम रही है। नहीं, क्या करते हैं सर? ये इलिप्स में चक्कर लगाते हैं और सन जो होगा वो हमेशा इसके एक फोकस पर होगा, या तो इस पे हो जाए या इस पे हो जाए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाँ या ना, जिसको आपने लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोला। दूसरा क्या होता है, यहां पर मैं समझाता हूं आपको। दूसरा मान लो ये कौन है आपके? ये आपके सूर्य देवता है ना, और ये हमारी पृथ्वी माता, हाँ या ना? तो पृथ्वी माता ने यहां से यहां तक का जो टाइम लिया चलने के लिए, मैं बोलता हूं कि पृथ्वी माता हमारी 1 महीने में इतना चली, हाँ या ना? और इधर 1 महीने में पृथ्वी माता हमारा इतना चलेंगी। तो ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा, ये एरिया हमेशा इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की मोशन होता है, जो स्पीड होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, हाँ या ना? इसको बोला हमने लॉ ऑफ एरिया। थर्ड जो होता है वो क्या होता है सर? वो होता है आपका टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे बाबा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कि किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड जो होता है उसका स्क्वायर उस ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहानी यहां से दी गई हमारे केपलर के थ्रू। चलिए, तो ये थी इसका बेस, इस चैप्टर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हम लोग कहाँ? आगे बढ़ते हम लोग हमारे पीवाईक्यू की तरफ। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2 bodies of mass m each are placed r distance apart। ओके, 2 मास हैं, ये रहा एक मास m और ये रहा एक मास m, दोनों को हमने क्या करा है सर? r डिस्टेंस पर रखा है। ओके, कोई बात नहीं। इन अनदर सिस्टम 2 bodies, अच्छा ये रहा सर 2 bodies, गुड, कितना हो जाएगा? 2m ईच। ओके, ये भी 2m है और ये भी 2m है, कोई बात नहीं। और सर डिस्टेंस कितनी? r/2 है, गुड। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी इन द फर्स्ट, अच्छा यहां पर कितना हो जाएगा? बच्चे को पता है कितना हो जाएगा सर? यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा जी को तो कांस्टेंट रखते हैं, तो उसको तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना? क्योंकि m और m का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू 2m इंटू 2m, कितना हो गया? 4m अपॉन r/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4m अपॉन r स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया? 16m। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, फोर्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा था? m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, है ना? यहां पर फोर्स कितना था? m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहां कितना? 16, तो कितने गुना हो गया सर? 16 टाइम्स बढ़ गया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। Which one of the statement about gravitational force is not correct? नॉट करेक्ट पूछा है।
इट इज एक्सपीरियंस बाय ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है सर। इट इज अ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, हो सकता है ना। इट इज अ नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स, इट इज सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज। मुझे एक बात बताओ, अभी हमने बात करा कि सर मास और ये मास आपका क्या है, फोर्स लगाएगा, है ना। वो कौन सा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे एक बात बताओ, सन इतना बड़ा है, अर्थ इतनी बड़ी है, हाँ या ना, लेकिन जुपिटर तो इतना बड़ा है। तो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्स आपका जुपिटर और सन के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा क्या? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि सर मास भी अलग है और रेडियस भी अलग है, तो ये कभी भी सेम नहीं होगा, हाँ या ना। ये हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के मास और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑन शेप एंड साइज ऑफ अर्थ 3 स्टूडेंट स्टेटेड। अच्छा 3 स्टूडेंट आ गए, ये 1 आया, ये 2 आया और ये 3 आया। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ने क्या बोला, द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ओब्लेट स्फेरॉइड। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। आपने कभी क्रिकेट खेलते हैं तो जब भी टेनिस की बॉल आपके पास आती है और वो क्या होती है, कभी कभी एज पर लगती है और आपने बहुत ताकत से शॉट मारा होता है, लेकिन फिर भी वो एज पर लगती है, तो वो बॉल पूरी तरह से स्पिन करने लगती है। उस केस में आपने देखा होगा कि वो बॉल ऊपर से चपटी हो जाती है और बीच से मोटी हो जाती है। उसी शेप को हम क्या बोलते हैं, ओब्लेट स्फेरॉइड। तो बिल्कुल अर्थ हमारी सर इसी तरह का शेप बनाती है क्या, घूमते हुए थोड़ी सी चपटी। तो बिल्कुल स्टूडेंट 1 ने सही बात बोली। दूसरी बात, द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज मोर देन द इक्वेटोरियल। अच्छा सर पोल तो ये होते हैं और इक्वेटोरियल तो ये होता है, ये इक्वेटोरियल है और ये पोल है। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है सर उल्टा। क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि पोल की जो रेडियस होगी या डायमीटर होगा वो होगा कम, किससे, इक्वेटर से। तो स्टूडेंट 2 का स्टेटमेंट गलत हो गया। 3 क्या बोल रहा है, बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात, कि अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है आपका, इसमें बल्ज आ रहा है। लेकिन ये सही बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। रिवोल्यूशन मतलब क्या है कि सन के आसपास चक्कर लगा रही, हाँ या ना। जो बल्ज है वो किसके कारण है, वो रोटेशन के कारण है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जब बॉल रोटेट करती है तब, तो या तो आप रोटेशन लिखो या फिर स्पिन लिखो। तो थर्ड स्टूडेंट का भी आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ऑप्शन ए, ओनली स्टूडेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेनेट हैज मास m1। अच्छा सॉरी, ये प्लेनेट है, इसकी रेडियस है r1 और मास है आपका m1। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा इसके ऊपर जो g है वो कितना है, g1 है। देयर इज अनदर प्लेनेट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर 2 टाइम्स। ओके सर मास कितना कर दिया 2m और रेडियस कितनी कर दी 2r। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यू टू एक्सेल। अच्छा अभी हमने पढ़ा सर क्या होता है, छोटा g बराबर कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना। ये हो गया पहले का। दूसरे का क्या हो जाएगा, g 2m अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 2r का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4r स्क्वायर। यहां से हम कैंसिल करेंगे कितना हो गया 1/2। मतलब इसका जो g होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसके g के। 1/2 ऑप्शन में दिख रहा है क्या सर, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल इज अ, क्या होता है ब्लैक होल, मैं बताता हूं आपको ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल हमारा भविष्य जिसमें हम जा रहे हैं, हाँ या ना। ब्लैक होल हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन है जो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम इंस्टाग्राम देखते देखते बढ़िया से हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एनडीए में नहीं जा रहे, हम लोग साइड से ऐसे ब्लैक होल में जा रहे हैं, हाँ या ना। देखो होता है क्या है, मैं बताता हूँ। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है सर, उसके मास पे और उसकी रेडियस पे, और जी तो कांस्टेंट होता है, इसको भूल ही जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी तार, आपको पता है कि कोई चीज गर्म होती है तो फैलती है, ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, हाँ या ना। तो जब कोई तारा, आपको पता है हमारा सन क्या है, एक तारा है और सन गर्म है, तो सन जो है वो क्या है, फैल रहा है। लेकिन वही अगर सन मर जाए और वो ठंडा होने लग जाए तो वो सिकुड़ने लग जाएगा। और आप मान के चलो कि सन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, करोड़ों किलोग्राम में आपके सन का मास है, हाँ या ना। और सन का एक करोड़ों किलोग्राम का मास श्रिंक होके इतने से में आ जाए, और मास तो उसका उतना ही रहेगा, मास थोड़ी कम होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, और रेडियस भी कम हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूले से अगर मास आपने कम करा है और रेडियस भी, सॉरी मास सेम रखा है और रेडियस कम करें, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि सर रेडियस जितनी कम होगी जी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो तारा आपका ब्लैक होल जितना छोटा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, हाँ या ना। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है
सर ब्लैक होल क्या है? ह्यूज ब्लैक स्टार विच हैज जीरो एक्सेलरेशन। सर जीरो कैसे होगा, ज्यादा होना चाहिए। स्टार विच हैज मॉडरेट, मॉडरेट तो होगा ही नहीं सर। स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ, बिल्कुल सर कि स्टार जो है अपने आप में सिकुड़ गया है, घुस गया है। एंड लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सर उसका ग्रेविटेशनल जो पावर होता है वो लगभग कितना होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। इसलिए ब्लैक होल के सामने से अगर लाइट भी जा रही होगी तो वो ऐसे घूम के ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी, हाँ या ना। जैसे आप लोगों के सामने आप पढ़ाई कितनी भी कर लो, अगर कोई साइड से ऐसे मोबाइल लेके आ गया कि चला जाए गेम खेल लेते हैं या चला जाए थोड़ा राउंड लगा के आते हैं, तो हम लोगों की आदत क्या है, उधर टर्न लेके चले जाएंगे, है ना। तो ये कहानी देखने को मिलती है। सपोज देयर आर टू प्लेनेट, बिल्कुल सपोज कर लिया सर, ये वन प्लेनेट हो गया, ये टू प्लेनेट हो गया, हैविंग द सेम डेंसिटी बट देयर रेडाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, वेयर R1 ज्यादा है। अच्छा, मतलब इसको बड़ा बना लेते हैं, ये बड़ा बन गया और ये छोटा बन गया। तो सर ग्रेविटी क्या, ये हो गया G1, ये हो गया आपका G2, और अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा क्या कि सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा भाइयों बहनों, इसका क्या है आपका ज्यादा और इसकी रेडियस क्या है कम, तो जिसकी रेडियस कम उसकी ग्रेविटी ज्यादा। तो G2 विल बी ग्रेटर देन G1, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, ओके क्या है, द फोर्स ऑफ मून ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज ग्रेटर देन। ये कहानी मैं आपको छोटे से समझा देता हूं। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है सर NLM3 से। और ये NLM3 क्या है, NLM3 आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या बोलता है सर, जितनी एक्शन होगी उतनी ही क्या होगी, रिएक्शन होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ है हमारी माता और ये चंदा है हमारे मामा, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, जब अर्थ, ग्रीन कलर से बनाता हूं ताकि समझ में आए, जब अर्थ चांद को खींच रही है तो चांद भी तो अर्थ को खींचेगा। और इस केस में क्या हो जाएगा सर, अगर मान लो अर्थ ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो चांद तो ऐसे पास में आ जाएगा कि वाह बहन आजा राखी बांध दे, मैं आ गया तेरे पास, है ना, बहना सुंदर, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होता है। और अगर मून का फोर्स ज्यादा हो गया तो अर्थ चली जाएगी कि वो मेरे भैया तुम्हारी याद से मैं पागल हो गई थी, आज मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ। अगर ये कहानी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, हाँ या ना। तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर इक्वल है। और इक्वल से मेरा मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? अब आप मुझे बताओ कमेंट में कि सर जो आपका ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो ग्रेविटी ऑन मून के कितना टाइम्स है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ बॉडी इज करेक्ट। अच्छा सर, यहां से एक कॉन्सेप्ट बनकर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास और वेट। क्या बोलते हैं? मास और वेट। आपने कभी सुना होगा कि तेरा भार कितना है, तेरा वेट कितना है, तेरा वजन कितना है, तो हम लोग इजीली बोल देते हैं कि सर मेरा वजन जो है वो 80 किलो है, मेरा वेट 80 किलो है, मेरा वेट 40 किलो है, मेरा वेट 60 किलो है, हम तुरंत बोल देते हैं। लेकिन हम बोलने से पहले ये कभी नहीं सोचते कि इस तरह से बोलने में हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिक्स का अपमान कर रहे हैं, हम फिजिक्स का गला घोट के उसका कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों होता है समझना, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो होता है हमारा मास। मास की डेफिनेशन में बोलूं हिंदी में तो क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जितना भी माल मसाला भरा हुआ है वो उसका मास होता है। जैसे मान लो मेरा शरीर है, मेरे शरीर में हड्डियां भी है, मेरे शरीर में चमड़ी भी है, खून भी है, मसल्स भी है ना, बाकी के थोड़े बहुत ऑर्गन्स भी होंगे। इस तरह से मेरे ब्लड में, सॉरी मेरी बॉडी में जितना भी माल मसाला भरा हुआ है उस सबका टोटल वजन मिला के कितना है, 80 किलोग्राम, हाँ या ना। तो मेरा मास है 80 किलोग्राम। सर ये मास हो गया, तो सर अब वेट क्या है, हम तो बचपन से वेट ही गिनते आ रहे हैं, वेट ही ठोकते आ रहे हैं। तो वेट क्या है, मुझे एक बात बताओ, कभी ना कभी आपके घर वालों ने या दोस्ती यारी में या टीचर्स ने आपको बोला होगा एक बात, और वो बात क्या है कि बेटा तू तो, बहुत प्यार से ही बोलते हैं हालांकि टीचर लोग, कि बेटा तू तो धरती पे एक बोझ है, हाँ या ना। टीचर या फिर किसी ने भी आपको प्यार से बोला होगा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो धरती पर एक बोझ हो। और वो जो बोझ है वही हमारा क्या है, वेट है। सर वेट क्या होता है कि हम जो फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं
वो हमारा वेट होता है। और इसको फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं, mg से। मतलब मान के चलो मैं 80 किलो का हूं और g की वैल्यू 10 है, तो मेरा वेट कितना होगा, 800 न्यूटन का मेरा वेट होगा, हाँ या ना, बोलो हाँ। तो और मेरा मास कितना है, 80 kg। तो ये कहानी होती है। दूसरी बात, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मैं चांद पे चला जाऊंगा तो भी मेरे बॉडी में 80 किलो का ही वजन रहेगा, मैं जुपिटर पे चला जाऊंगा तब भी ऐसे रहेगा। लेकिन अगर मैं चांद पर चला गया तो चांद पर क्या हो जाता है सर, चांद पर हमको पता है कि जो ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाती है, तो ये 10/6 हो जाएगा। और इस तरह से मैं अगर बात करूं 800/6 करके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 3, उसके बाद फिर आपका 3, तो 133.33 इस तरह का मामला बन जाएगा। तो मैं चांद पर सिर्फ इतना ही क्या लगा सकता हूं, फोर्स लगा सकता हूं, है ना। सीधी बात अगर मैं करूं तो अर्थ पे अगर मैं एक मशीन के ऊपर खड़ा हो रहा हूं और मशीन मुझे 60 किलो का बता रही है, तो चांद पर वो मशीन मुझे कितने किलो का बताएगी, 10 किलो का। यही क्या है, ग्रेविटी ऑफ मास और आपका वेट में डिफरेंस होता है, हाँ या ना। तो यहां पर देखो मास के बारे में क्या करेक्ट है, तो सर मास के बारे में यही करेक्ट बात है कि ये हर जगह क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। हाँ फिर आप मेहनत करो, दौड़ भाग करो, वजन कम करने के लिए, मास कम करने के लिए, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मास इट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग दैट हैंग्स वर्टिकली। देखो ये आपका क्या है, स्प्रिंग है, इससे एक मास लटका दिया आपने, इसका किलोग्राम हमको नहीं दिया, लेकिन हमको क्या दिया, सर ये मास जैसे आपने लटकाया तो स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ, 6 सेंटीमीटर का। मतलब जी ने काम करा है ना, एम जी काम करता है नीचे और कितना करा, 6, हाँ या ना, क्लियर है। तो मैं मास को तो कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो 10 किलोग्राम का है, ठीक है, तो m कितना हो गया 10, और g इसका कितना था, जितना भी था हमको नहीं पता, है ना। तो g के साथ ये कितना लगा, 6 लगा, ओके कोई बात नहीं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6। अच्छा सर, g जो है मून पर कितना है, 1/6 है, तो उस टाइम पर मून के ऊपर एक्सटेंशन कितना होगा भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों मून के ऊपर एक्सटेंशन कितना होगा सर, जब अर्थ के ऊपर g की वैल्यू क्या है, 1, तो कितना हो रहा है, 6। जब g की वैल्यू आप क्या कर दोगे, g/6, तो कितना हो गया, 6/6, और यहां से आंसर कितना आ गया, 1। तो मून के ऊपर उसका एक्सटेंशन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 planets orbit the sun in circular orbits with their radius। अच्छा अभी हमने पढ़ा क्या सर, ओहो, अभी हमने पढ़ा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, हाँ या ना। तो यहां से क्या बन जाएगा, t1/t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1/r2 का होल, सॉरी, r1/r2 का क्यूब, हाँ या ना। हमसे t1/t2 पूछा है, इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। पहला t1/t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1/r2 का क्यूब। इसके दो तरीके सोल्व करने के। पहला t1/t2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r1/r2 का क्यूब। कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। पहला t1/t2 इक्वल्स टू r1/r2 और इसकी पावर कितना, 3/2। और यहां पर आप क्या करोगे सर, t1/t2 इक्वल्स टू अंडर रूट r1/r2 का होल क्यूब, हाँ या ना। हमको भी पता है सर, आपको भी पता है, किसी से बोलने वाली बात नहीं है, अपने पास ही रखना। हमको ये बोला गया है कि सर t1/t2 इक्वल्स टू r/4r और इसका 3/2। तो यहां से r से r कैंसल, तो पहले हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो r का 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 16, 16 4 64, और 64 का आपको क्या करना है, अंडर रूट 1/2 निकालना है, मतलब 1/8। तो t1 और t2 के बीच में जो रिलेशन आया वो कितना आया सर, 1/8 का। अब यहां पर समझो क्या हो गया, अंडर रूट r/4r³, हाँ या ना। r³ से r³ गया, 4 कितना हो गया, 64/1, तो ये हो गया 1/√64, तो निकल के क्या आया, 1/8। तो यहां से मेरे पास दिख रहा है क्या कहीं पर आपको 1/8, बिल्कुल दिख रहा है सर, ये रहा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा सर, बार बार मैं आपको ये बात नहीं बता सकता सर, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या सर, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, m1 m2 अपॉन r², तो फोर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर, हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर आपने कितना कर दिया सर? आर हमने कर दिया डबल, तो ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, और मतलब 4r स्क्वायर। तो सर यहाँ पर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर। तो 1/4 से क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, घट गया है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, अभी बताया मैंने, मैं बढ़ा चुका हूं सर जी, है ना, मैं बता चुका हूं जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास अपॉन रेडियस पर। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सर अभी बात हुई, मुझे बताओ बताने की जरूरत है क्या? द बताने की जरूरत है क्या? नहीं है बिल्कुल, फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आदत से मजबूर हो आप लोग भी, क्योंकि कमेंट करने में आपको भी आलस आएगा। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके, द टोटल ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन, द फोर्स दैट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट, की धरती पर ही तो बोझ हो सारे के सारे, हाँ या ना? नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट वेट 9 न्यूटन, ओके, उसका वजन कितना है सर? 9 न्यूटन है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, what would be its weight when the measure of the surface of a planet where the acceleration due to gravity is g 9 टाइम, ओके, मुझे बताओ mg की वैल्यू कितना है? 9 न्यूटन, हाँ या ना? अब मैं अगर mg को क्या कर दूं, m इंटू 9g कर दूं, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा सर? 9 इंटू एम जी, हाँ या ना? तो 9 इंटू एम जी मतलब 9 न्यूटन, कितना हो रहा है सर? ये 9 गुना बढ़ जाएगा, हाँ या ना? कहा द वेट वुड बिकम 9 टाइम्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो, तो ये रहा आपका ग्रेविटेशनल का चैप्टर खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे जितने भी PYQ वगैरह बनेंगे हम उनको कल देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।